So topic is polygon law of vector addition. ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन क्या है? पॉलीगन मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी नंबर ऑफ साइड्स दो से ज्यादा हो। ठीक है, उसमें ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 5 साइड्स आ जाए, है ना, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे आ जाती है। ठीक है, याद रखना पॉलीगन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर कई सारे वेक्टर्स हो, ठीक है, जैसे मान लो दो वेक्टर्स हो तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा। तो दो से अगर ज्यादा वेक्टर्स हो, 3 वेक्टर्स हो, 4 वेक्टर्स हो और वो पॉलीगन की साइड में हो, तो फिर रिजल्टेंट क्या आएगा उसके ऊपर है। ठीक है, सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर। बोला कि कई सारे वेक्टर्स हैं जो सेम ऑर्डर में लिए गए हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीगन की साइड। ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज, जो रिजल्टेंट होगा, रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ अ पॉलीगन। तो जो लास्ट साइड होगी, क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की, वो आप लोगों का वेक्टर represented both in magnitude and direction by the closing side of a polygon taken in opposite order। तो देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। सपोज करो मेरे पास कोई वेक्टर है, ये ओरिजिन O से लेकर इस पॉइंट तक, ये मेरे पास कोई वेक्टर है A वेक्टर। ठीक है, A वेक्टर, और फिर इसी सेम ऑर्डर में लेना है, इसी डायरेक्शन में मान लो मेरे पास एक और वेक्टर है एंड दैट वेक्टर इज B वेक्टर। दैट वेक्टर इज B वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं बोलूं रिजल्टेंट क्या होगा, अगर ये बोला जाए कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? थर्ड जो क्लोजिंग साइड है, जो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का क्लोजिंग मतलब अगर इसको कंप्लीट करना हो तो ये साइड आएगी, वो वेक्टर होगा, लेकिन उसका ऑर्डर ऑपोजिट होगा इनके ऑर्डर से, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट बोलूं तो वो आएगा ये वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर और इसकी डायरेक्शन इस साइड, और इसका अगर मैं बात करूं तो ये होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। क्लियर है बात ये? अच्छा, मैं बोलूं कि यार A वेक्टर B वेक्टर पॉलीगन बनाना मेरे को, मान लो एक और वेक्टर मैं ले लूं इधर ऐसे, फॉर एग्जांपल दिस वेक्टर इज C वेक्टर। इधर क्या देखने को मिल रहा है कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ये बन रहा है इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, दीज आर द नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, दीज आर द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, द ऑर्डर इज सेम, डायरेक्शन इज सेम। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड, द डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड। तो ये है क्लोजिंग साइड, ये है क्लोजिंग साइड। ठीक है, ये है क्लोजिंग साइड और इस पर आने वाला है। तो अगर इसको थोड़ा अलग वे से ऑब्जर्व करें, ठीक है, जैसे मान लो O है, ये पॉइंट मैं थोड़ी समझाने के लिए इसको P बोल देता हूं, ये Q और ये R। तो अगर इधर ऑब्जर्व किया जाए, ये बात देखना गौर से, O Q R को, तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगी O Q R। और पॉलीगन की बात करें तो O से P, P से Q, Q से R। अब हम लोगों को ये पता है कि O से Q जो ये वेक्टर है दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर है। पता नहीं बात, A वेक्टर प्लस B वेक्टर है। तो अगर मैं O Q R पे ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो ये वेक्टर कितना होने वाला है? ये वेक्टर होने वाला है OQ और QR जो है उन वेक्टर्स का सम। तो ये वेक्टर क्या बनने वाला है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। यही बात समझ कि क्या हुआ, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगा दिया मैंने O Q R। तो इसका मतलब एक और होगा कि अगर पॉलीगन लूं मैं O P A दिस P Q B C, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्लोजिंग साइड पे हो रहा है, ऑपोजिट ऑर्डर में होगा और इन सब का सम होगा, A B C सम हो रहा है ना। इसलिए आगे मान लो एक और वेक्टर लूं, मान लो इस तरह से,
एंड दैट वेक्टर इज फॉर एग्जांपल डी। सो पॉलीगन बन रही है। अब इसमें मैं जितनी मर्जी साइड्स इंक्रीज करूं तो इसको लास्ट में इंक्रीज करते हैं क्योंकि इसी तरह से चलेगा। तो जो फाइनल रिजल्टेंट होगा, मान लो ये फाइनल रिजल्टेंट है मेरा, दिस इज फाइनल रिजल्टेंट एंड द फाइनल रिजल्टेंट क्या बनेगा, फिर से देखो ओ आर, दिस इज ओ पी क्यू आर, दिस इज पी क्यू आर एस, ठीक है, ओ आर एस। अगर इसको देखिए तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी एंड देन डी। तो ये ही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है जी। सो रिजल्टेंट विल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कैच कर पा रहे हैं बात मेरी? तो पॉलीगन लॉ में क्या होगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स होंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो उन सभी वेक्टर से ऑपोजिट ऑर्डर में होगा और उन सभी वेक्टर के सम के इक्वल होगा। क्लियर बात? तो ये था अपना पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको थोड़ा आप लोग बुक से भी रीड करना ताकि आप लोग कुछ वर्डिंग और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सको, ठीक है। बुक से एक बार रीडिंग कर लेना, जस्ट रीडिंग, तो फिर आप लोगों को उधर क्या होगा कि कंसीडर अ वेक्टर ए वेक्टर and v vector, c vector, d vector constitute the adjacent sides of the polygon in the same order, then the resultant vector that is os, then the resultant vector will be r vector that will be equal to a plus b plus c plus d। इस तरह की वर्डिंग आप लोगों ने थोड़ी ऐड करनी है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। So next is it is easier to pull, it is easier to pull than to push। और केस कर रहे हैं नॉन रोलर का, ठीक है, रोलर है, नॉन रोलर का। और इसमें क्या होगा कि हम लोगों को ये डिफाइन मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों पुल करना आसान होता है देन पुश। और पुल का मतलब है खींचना किसी चीज को, मतलब अगर ऐसे फोर्स लगाए, ठीक है, अगर ऐसे फोर्स लगाए तो उसको बोलेंगे खींच रहा है से, और ऐसे कर दिया तो पुश, ठीक है जी। तो इधर वही हो रहा है, ये नॉन रोलर है और इसके ऊपर कोई ऐसे फोर्स लगा रहा है। मान लो इधर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, इस पॉइंट पे कोई आदमी खड़ा है, इधर देखो ऐसे करके, तो वो आदमी इसको अपनी साइड खींच रहा है। तो ये तो आपका आ गया कौन सा केस, पुल, ठीक है, दिस इज पुल केस। और इसमें आपका जो आदमी है जो इधर खड़ा होगा वो क्या कर रहा है, वो इसको धकेल रहा है, इट इज पुश, ठीक है। अब जरा अच्छे से देखना, सपोज करें, इस तरह इस केस को देखते हैं अच्छे से। सपोज करो कि जब फोर्स F से कोई नॉन रोलर को पुल करेगा तो उसकी जो फोर्स है दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये जो x एक्सिस है ना इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और ये जो y एक्सिस है इसको वर्टिकल बोला जाता है, ठीक है। सो सपोज ये जो फोर्स लगाई वो एंगल बना रही है थीटा, ठीक। तो अगर इसके कंपोनेंट्स बनाए फोर्स के, तो फोर्स के क्या कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आएगा, ठीक है, वो कौन सा कंपोनेंट आने वाला है, अगर इस तरफ बात करें तो जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कॉस आता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। और दूसरी साइड जो कंपोनेंट आएगा एंगल से दूसरी वाली साइड वो साइन कंपोनेंट आता है, एफ साइन थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझना होगा। तो ये एक्चुअल में कंपोनेंट इधर जैसे आ रहा होता है, ये जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सटेंशन किया, ये एंगल के साथ वाला cos और ये आता है साइन, पर ये और ये बराबर होंगे इसलिए इसको f sin थीटा ले रहे, ठीक है जी। तो इधर क्या हुआ कि जो फोर्स F है उसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है, एक f cos थीटा एंड सेकंड इज f sin थीटा। f cos थीटा इज along horizontal and while f sin theta is vertically upward force, ठीक है। सेकंड जो चीज इसके ऊपर और फोर्स लगेगी वो होगी वेट, वो होगा वेट, क्योंकि जो वेट होता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, याद रखना। तो W is equal to mg where m is the mass of the roller and जब हम इसको g से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेट बन जाएगा,
तो ये इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है। और अगर इधर मैं बात करूं तो इसी फोर्स को इस तरफ एक्सटेंड करें, अगर ठीक है इस तरफ एक्सटेंड करें, क्योंकि वो फोर्स लगाएगा, इस साइड आएगी फोर्स, मान लो ये फोर्स आ रही है उसी की आगे, ठीक है, दिस इज एफ फोर्स एंड लेट दिस फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, विद द ग्राउंड, दिस इज हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड के साथ एंगल थीटा बनाए। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच एंगल थीटा है, तो ये ही लाइन आगे आई और ये वाली लाइन आगे आई, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। अब फिर से इस फोर्स के कंपोनेंट्स करें तो आप लोगों को पता है जिस तरफ आपका एंगल थीटा है उस तरफ cos कंपोनेंट आता है, so is f and it will be f cos थीटा। और अगर दूसरी तरफ बात करें, इस तरफ जो एंगल नहीं है, जैसे ये थीटा है, इस तरफ है थीटा नहीं है, तो ये कंपोनेंट आएगा f sin थीटा। तो फोर्स के इधर दो कंपोनेंट्स बने, जो पुश पे फोर्स लगाई, फिर से f cos थीटा, f sin थीटा। f cos थीटा is the horizontal component and f sin theta is the vertical component acting vertically downward, और इधर वर्टिकली अपवर्ड था, ठीक है, ये बातें लिखवा दूंगा। तो इधर जो एक और फोर्स आएगी वो वेट भी तो आएगा, सो इधर डाउनवर्ड साइड में वेट भी होगा, दैट विल इक्वल टू mg। सो अगर आप लोग देखें जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, अगर इधर मैं बोलूं कि नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो आप लोग ये देखेंगे कि नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या है, इधर W जो नीचे आ रहा है वेट, और एक F sin थीटा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, देखो ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो रिजल्ट जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे एक दिन पहले बता रहा था कि मान लो इस तरफ 5 न्यूटन की फोर्स लगे और इस तरफ 2 न्यूटन की फोर्स लगे, तो रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट ये होगा 5 - 2 which is equal to 3 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी जिस तरफ बड़ी चीज है, ठीक है। तो इसलिए इधर भी सेम आप लोग देखें तो इधर दो डायरेक्शंस बन गई है, एक F sin थीटा और एक है W is equal to mg। तो जो नेट फाइनल जो डायरेक्शन आने वाली है वो क्या होगी, डाउनवर्ड आएगी, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी फोर्स होगी वेट, और इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू W minus F sin theta, or we can write W is equal to mg minus F sin theta। so ये आप लोगों का फाइनल आप लोगों की बात बन रही है। और सेम वे से अगर इधर देखें सेकंड इसमें देखें कि नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगी, डाउनवर्ड फोर्स, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इसमें दोनों फोर्सेस F sin थीटा और W दोनों डाउनवर्ड ही है, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, फिर प्लस किया जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इट विल बी F sin थीटा प्लस mg। अब इसी पॉइंट पे दो चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इधर आप लोग देखें तो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो W माइनस है, वेट से माइनस हो रहा है, इसको भी मैं इसी तरह से लिखता हूं, W प्लस करके W प्लस F sin थीटा, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, W से कुछ माइनस किया जा रहा है, इधर W पे कुछ ऐड किया जा रहा है, तो बड़ी वैल्यू कौन आएगी, ये बड़ा होगा, मतलब ये फोर्स ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग फोर्स लगाते हैं पुश की फॉर्म में, तो डाउनवर्ड फोर्सेस जो है वो इंक्रीज कर जाती हैं, तो चीज जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमें भारी लगना स्टार्ट होता है, मतलब हमें टफ होता है, मुश्किल होता है वो पुश करना। लेकिन अगर उसी के ऊपर हम लोग पुल करते हैं, धकेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, फोर्स इस तरह से डाइवर्ट हो जाती है हमारी अप साइड, और उसकी वजह से नेट डाउनवर्ड फोर्स जो डिक्रीज कर जाती है, W माइनस F sin थीटा नेट डिक्रीज कर रहा है, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये इजी हो जाता है, तो इसलिए जो पुल है वो इजी है। आता है क्वेश्चन अच्छा, देन पुश जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट।
अब बात करते हैं कि ये सब डिफाइन कैसे करना है, तो छोटी बातें कैसे करनी आप लोग कैच करते हैं कि क्या है मेन बात क्या आ रही है। इसमें डाउनवर्ड फोर्स कम है, उसमें डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, इसलिए वो मुश्किल है, ये आसान है, और ये मतलब पुल। अब इसको जैसे आप लोग लिखेंगे कि इधर वेरियस फोर्सेस आप लोगों को डिफाइन करनी होंगी, तो वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन रोलर, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन रोलर, तो उसमें एफ है दैट इज पुल, और वेरियस कंपोनेंट ऑफ एफ आएगा, फिर वेरियस कंपोनेंट ऑफ एफ। एफ के वेरियस कंपोनेंट्स क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एफ साइन थीटा और जो सेकंड है दैट इज एफ कॉस थीटा। और एफ साइन थीटा कंपोनेंट जो है दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ये याद रखना, एफ दिस इज वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट, ठीक है, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट, एंड एफ cos थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और किसके हैं ये, फोर्स, ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और फिर और कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, वेट W, ठीक है जी, फोर्स लग रही है, और सेकेंड ये है वेट, वेट दैट इज इक्वल टू mg एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। फिर उसके बाद लिखेंगे आप लोग नेट डाउनवर्ड फोर्स, देन इसके बाद आप लोग लिख दें नेट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, ये चीज, और वो इतनी आने वाली है। सेम वे से अगर इधर बात करें तो इधर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, इधर ही लिख देता हूं मैं, इसमें जो वेरियस फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, वेरियस फोर्सेस, उसमें सबसे पहले वेरियस फोर्स में नंबर 1 Fe है, एंड दैट इज पुश, F is equal to force due to push, और फिर कंपोनेंट ऑफ F, फिर क्या हो रहा है, कंपोनेंट ऑफ F, फिर F के कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो F के कंपोनेंट्स फिर से F cos थीटा एंड F sin थीटा, ठीक है। सो components of F में first is F cos theta, second component है F sin theta। F cos theta की बात करें तो that is the horizontal component, horizontal component of force, and F sin theta is the vertically downward component, ठीक है, this was the vertical upward and this is vertically downward, vertical downward component of force, ठीक है जी। और थर्ड आप लोग वेट कर ले, ठीक है, इसको थोड़ा लास्ट में लिखते हैं, इस नेट डाउनवर्ड को। थर्ड आपका इधर जो फोर्स में आ रहा है वो वेट भी है, इसमें तो थर्ड तो क्या, फर्स्ट के देखो ना दो पार्ट्स हैं, मेन है फर्स्ट एफ फोर्स, उसी के पार्ट्स बने, सेकंड जो है वो वेट लगा है, क्योंकि ये तो फोर्स अप्लाइड फोर्स के ही दो पार्ट्स बने ना, उसी के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अलग नहीं है, जो फोर्स अप्लाई की उसी के कंपोनेंट्स हैं। वेट एक अलग फोर्स आ रही है जो इसके वेट के ऊपर डिपेंड करेगी, और जो एफ था वो तो हम लोगों ने कितना पुश किया उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो वेट एंड दैट विल बी इक्वल टू mg acts vertically downward, mg acts vertically downward, and net force या net डाउनवर्ड फोर्स जो होगी, तो मैंने तुम्हें पहले लिखा था डाउनवर्ड फोर्स जो होगी दैट विल बी इक्वल टू W प्लस
F sin theta एंड वी कैन आल्सो राइट W की जगह mg भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, W की जगह mg लिख सकते हो। तो इतना लिखने के बाद हम लोग फाइनल लिखेंगे कि एज वी कैन क्लियरली सी, ठीक है, एज वी कैन क्लियरली सी, ये आप इसको 1 ले लें, इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, और इधर थोड़ी सी वर्डिंग में हम लोग इसके बाद लिखेंगे सब कुछ करने के बाद, ठीक है। ऐसे दो पार्ट्स कर लिए, फिर फाइनल रिजल्ट देंगे हम लोग कि क्यों इट इज इजियर टू पुल, पुल क्यों इजी है वो बताएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि एज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can clearly see that in case of pull the vertical downward force, clearly see that in case of pull vertical downward force, vertical downward force is less than push, so it is easy, so it is easy to pull, so it is easy to pull than to push, than to push। So ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट चल जाएगी, इससे क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। एंड इट इज इजी टू पुल देन टू पुश। एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो इसको, कुछ छोटा मोटा कुछ पूछना चाहते हो तो फिर पूछो, ठीक है। तो टॉपिक इज वर्किंग मैन, और करना ज़्यादा नहीं इसमें, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कि अगर जब आदमी चल रहा होता है तो क्या क्या फोर्सेस लगती हैं, किस किस डायरेक्शन में लगती हैं, वो सब हम लोगों ने करना है। ये मैंने बना दिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। और मान लीजिए इधर ओरिजिन पर आदमी चल रहा है, एक पाँव सा बनाना पड़ेगा, तो मैं जूता ही बना दूंगा इधर ऐसे करके, ये देखो, ये आ रहा है कुछ, समझ रहे हो ना, थोड़ा शूज सा है, ठीक है, ये शूज है, ठीक है, ऐसे। अब आदमी कैसे चलता है, देखो आदमी जब चलता है तो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, थोड़ा सा पाँव तो उठता ही है उसका, ऐसे है ना, ये तो उस फॉर्म में है। अब जब आदमी आगे चलता है तो ऑब्जर्व करें तो फोर्स वो बैक साइड लगा रहा होता है। जब आप लोग चलते हो तो ऐसे देखो फोर्स लग रही थी, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही थी, तो मतलब जब ये चलेगा तो ऐसे फोर्स लगाएगा, फिर अगला पाँव रखेगा, इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगा, ये इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगा। और सपोज करें दिस फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये वर्डिंग आप लोगों ने लिखनी होती है, let F be the applied force and this force makes an angle theta with the horizontal axis। अगर ऐसा हुआ, शूज को मैं थोड़ा पतला करता हूँ ताकि मेन चीजें न छूट जाए, ठीक है, जितना थोड़ा समझ जाना आप लोग। तो एक जो इसका रिएक्शन आएगा ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सो F का एक रिएक्शन भी होगा जो इस तरफ आएगा, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, every action there is equal and opposite reaction, so this will be the reaction, our reaction, and if this angle is theta then this will be also equal to theta, ठीक है, क्योंकि इस लाइन और इसके बीच एंगल है, तो इधर भी ये सेम लाइन और सेम लाइन के बीच एंगल थीटा है। अब जरा कंपोनेंट्स बनाते हैं, देखो R इज द रिएक्शन, है ना, हियर क्या क्या है, हियर F is equal to applied force, applied force, और applied force ये करती है makes an angle theta with the horizontal
एंड आर इसके बाद आया, आर इज इक्वल टू रिएक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स F, R इज इक्वल टू रिएक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स F, जो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई की F उसका रिएक्शन है। क्लियर है बात ये? और ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो उसकी वजह से ऐसा होगा। और R और F दोनों बराबर होंगे, अगर 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगेगी तो 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगेगी, दोनों बराबर होंगे। एंड थीटा एंगल मैंने डिफाइन कर दिया है। अब इसके अगर मैं कंपोनेंट्स बनाने जाऊं, क्योंकि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अब हम लोग वेक्टर्स को रिजॉल्व करें, कंपोनेंट्स बनाएं। अगर मैं फोर्स के कंपोनेंट बनाऊं, ठीक है, इस फोर्स के, तो इस तरफ एंगल है थीटा, F है, इस तरफ एंगल है थीटा, इस तरफ कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, और इसके बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे, ठीक है, जिसमें F भी आए, ऊपर ना जाए नीचे, वो आप लोग देखें तो एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स और आएगा ऐसे, और उसका नाम होने वाला है F sin थीटा। सो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स F, जो F फोर्स है उसके कंपोनेंट्स, तो F के जो कंपोनेंट्स हैं, फिर से दो कंपोनेंट्स बने हैं, फर्स्ट एंड देन इट इज सेकंड। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज F cos थीटा, एंड सेकंड इज F sin थीटा। एक और चीज इसके ऊपर बात करते हैं, अगर F sin थीटा है तो ये भी तो कोई फोर्स है ना, तो इसका भी तो रिएक्शन होगा। जैसे इस फोर्स का रिएक्शन इस तरफ आया, तो F sin थीटा का भी रिएक्शन होगा इस तरफ जाए, और वो कितना होगा, इसका रिएक्शन F sin थीटा का रिएक्शन R sin थीटा। और इसी को अलग वे से भी सोच सकते हैं हम लोग, कि अगर मान लो R एक फोर्स है, क्योंकि R रिएक्शन है फोर्स का, तो R भी तो एक फोर्स है, तो इस रिएक्शन को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो इस तरफ थीटा है तो ये आएगा R cos थीटा, और इस तरफ क्या आएगा R sin थीटा। आ रही बात समझ? तो जो फोर्स आप लोग देख रहे हो F sin थीटा, F sin थीटा का अगर बोले इसका रिएक्शन कौन सा है, तो ये इसका रिएक्शन है। F cos थीटा का रिएक्शन R cos थीटा है, और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका रिएक्शन R है, ठीक है। तो F cos थीटा इज द horizontal component, and F sin theta is the vertical component. Is the horizontal component, and F sin theta is the vertical component. The horizontal component, ये जो horizontal component है, will help the man to move. जो horizontal आ रहा है इस तरफ कंपोनेंट, ये उसको हेल्प करेगा कि इस तरफ चल पड़ेगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आ रहे हैं ये, that will help the man to stand, so खड़े होने पे हेल्प करेगा, ठीक है जी। horizontal component will help man to move, clear बात, and vertical component will help man to stand। आ रही बात समझ? तो ये आप लोग ऐड कर लें, और ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। इसमें पूछा जा सकता है, इसमें सिर्फ हमें वेक्टर्स को ही रिजॉल्व करना होता है, तो आप लोग नोट कर लें। तो न्यूमेरिकल देखो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड ही है, जो टॉपिक कर रहे थे उससे रिलेटेड तो नहीं। न्यूमेरिकल क्या है, ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो डायरेक्शंस बना देते हैं, ईस्ट, और ये है वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो बॉडी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से, हाँ, ईस्ट वेस्ट या दैट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
तो ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चली, व्हिच मींस एक्स एक्सिस की बात हो रही, और वो भी 30 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड्स, जैसे 10 सेकंड्स हुए, मान लो इधर से चलना स्टार्ट किया, 10 सेकंड यहां पे हो गए, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ अप साइड, मतलब वाई एक्सिस की तरफ वो चल पड़ा 40 मीटर पर सेकंड। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, और ये बोल रहा है एक्सेलरेशन पता करो, सो एक्सेलरेशन हमें पता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो टाइम इज गिवन दैट इज 10, ठीक है, 10 सेकंड्स, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा वेलोसिटी के लिए देखना आप लोग। अब इधर वेलोसिटीज जो है ना, आप लोग पता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्स एक्सिस के लोग जो गई जिसको 30i बोले, और मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस के लिए i कैप यूज करते हैं, वाई एक्सिस के लिए इसको बोलेंगे 40j, ठीक है, और इसका डिफरेंस भी करना है, तो दिस इज 40j माइनस 30i। थोड़ा सॉल्व करें, इधर से 10 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो आना है 4j माइनस 3i, ठीक है, दैट इज 3i माइनस 4j भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ओवर 10, 10 से 10 ले सकते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन आ रही है ये वेक्टर फॉर्म में आ रही है, एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, दैट इज 4 ऑफ j माइनस 3 ऑफ i। अब इसका मैग्नीट्यूड जो आप लोग निकालोगे ना, ये आप लोगों के लिए शायद नई बात हो सकती है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, वेक्टर्स आगे करेंगे, हम लोग कर रहे हैं तो आप ये चीज समझ जाओगे, लेकिन देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, जो i के साथ हो, j के साथ हो, उसका स्क्वायर करो और जोड़ दो। तो जैसे मैं बोलूं कि i के साथ क्या है, तो -3 है, तो आप लोग -3 का स्क्वायर करेंगे, और j के साथ क्या है 4 है, उसका स्क्वायर करेंगे और उनका अंडर रूट कर देंगे, तो इससे मैग्नीट्यूड निकलता है। ये आप लोग याद रखना, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ये मेथड है। तो ये बन गया 9 + 16 दैट इज 25, माइनस का प्लस हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, सो इट विल बिकम √25 एंड दैट इज इक्वल टू 5। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज 5 और यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड। सो आंसर जो आने वाला है वो होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आप लोग जरूर याद रखना अपने माइंड पे, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है और ये आया है, ठीक है जी, ये आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2011 में आया है, नीट में 2011 में आया ये। तो आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, माइंड पे रखना, अगर डायरेक्शंस होंगी तो आई जे के वगैरह लगाना, ठीक है, और फिर इस तरह से इसको सॉल्व करना। क्लियर है बात, नोट कर लो इसको।